Assalamualaikum, Dr. Afshin Akbar here. Students, hope you are doing well. Today we are going to start circulation chapter 17, local and femoral control of tissue blood flow. There are some specific needs of the tissues for the blood flow. टिश्यूज को जो मेन इम्पॉर्टेंट सबसे ज्यादा जरूरत है ना वो है ऑक्सीजन की, ठीक है, फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो, फॉर द न्यूट्रिएंट्स, फॉर एवरीथिंग. सो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड डिलीवरी ऑफ वालेकुम अस्सलाम सहर खोखर. अच्छा, द डिलीवरी ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स आल्सो. So specific needs of tissues for blood flow, delivery of oxygen number 1, ठीक है, डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स. ब्लड फ्लो की इन सारी चीजों की ब्लड फ्लो क्यों जरूरी है? ऑक्सीजन चाहिए. ब्लड फ्लो क्यों जरूरी है? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स. और उसके अलावा ब्लड फ्लो क्यों चाहिए? कि जी रिमूव करना है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द टिश्यूज एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द टिश्यूज. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के मेटाबॉलिज्म में इसकी फॉर्मेशन हो रही है वो आखिर कैसे चलेगा? अगर ब्लड फ्लो होगा तो ये फ्लो होता हुआ बाहर की तरफ मूव करेगा. सिमिलरली इन हाइड्रोजन, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ अदर आयंस इन द टिश्यूज. अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन है ना आयंस की, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सारे जो है वो डिसइक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएंगे. ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस टू द डिफरेंट टिश्यूज. अब होता क्या है कि हार्मोन्स में डिफरेंट ग्लैंड्स है, लाइक हम थायराइड को ले लेते हैं या हम पिट्यूटरी ग्लैंड को ले लेते हैं. अब उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है उसकी जरूरत तो सारी बॉडी को है. तो फिर अगर ये ब्लड फ्लो होगा तो ये थ्रू ब्लड फ्लो ये ट्रांसपोर्ट होता हुआ बॉडी के टिश्यूज पे हर जगह पे पहुंचेगा और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा. सो ब्लड फ्लो की जो नीड्स हैं कि टिश्यू को लिए ब्लड फ्लो, उसके लिए क्या क्या चीजें? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, रिमूव करना वेस्ट प्रोडक्ट्स, आयरन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, हार्मोन्स को पहुंचाना अपनी जगह पे. सो ब्लड फ्लो इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे ब्लड फ्लो के डिफरेंट ऑर्गन्स के हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ कार्डियक आउटपुट, द ब्रेन का जो ब्लड फ्लो वो 14% ऑफ कार्डियक आउटपुट है. इट्स 700 ml पर मिनट. और अगर टिश्यू में उसका वेट देखा जाए तो 50 ml पर मिनट, 100 ग्राम ऑफ टिश्यू वेट के हिसाब से ये फ्लो कर रहा है. सिमिलरली इन द हार्ट, इन द ब्रोंकाई, इन द किडनीज, लिवर. तो टोटल जो 100% ऑफ कार्डियक आउटपुट है ये डिफरेंट जगहों पर जो है हम देखें स्प्रेड आउट हुआ हुआ है, ठीक है. हर जगह पे आप छोटे से छोटे टिश्यू को देखें, थायराइड ग्लैंड को देखें 1% ऑफ कार्डियक आउटपुट. आप एड्रिनल ग्लैंड को चेक करें उसमें 0.5% ऑफ कार्डियक आउटपुट. दैट मीन्स एवरी ग्लैंड, एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी, every organ of the body needs blood flow to meet the requirements of oxygen, nutrients, for the removal of waste products, for the transport of certain hormones, and for the maintenance of ionic balance. So here we are in the next point, local control of blood flow. How blood flow is controlled. Mechanism of blood flow control ka, the local blood flow control can be divided into two phases. It's acute control and a long-term control. ठीक है, एक्यूट कंट्रोल का मतलब है फौरी तौर पे कंट्रोल. लॉन्ग टर्म का मतलब ये हो जाता है कि जी ये आहिस्ता आहिस्ता ये काम करना शुरू करेगा, ठीक है. यहाँ पे एक्यूट में एक हमारे पास एक डायग्राम है, हम इसमें देख रहे हैं एक ग्राफ बना हुआ है एक्यूट कंट्रोल लोकल ब्लड फ्लो में. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमें ब्लड फ्लो नजर आ रहा है और यहाँ पे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म नजर आ रहा है. अब देखिए अगर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रही है, नॉर्मल लेवल है इसकी ब्लड फ्लो की भी और ये रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म की, अगर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को आप इंक्रीज कर देंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर कि ये इसके साथ ही यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहा है. सो व्हेन देयर इज इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म देयर इज इंक्रीज ब्लड फ्लो, राइट. So here we can again see a blood flow and arterial oxygen saturation. Once the arterial oxygen saturation reaches 25% of the normal, the blood flow will be increased. ये बात समझ आ रही है आपको? ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा ताकि वो ब्लड फ्लो ज्यादा हो और ऑक्सीजन को पहुंचाए. So when there is increased metabolism, increased blood flow. When there is decrease in oxygen saturation, there is increased blood flow. तो दो चीजों की वजह से blood flow increase हो रहा है. Once arterial oxygen saturation is decreased, और number two is rate of metabolism is increased. ठीक है.
टिश्यू में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, टिश्यू के पास ऑक्सीजन कम होगा, तो टिश्यू की तरफ जो सर्टेन फैक्टर्स प्ले अ डिफरेंट रोल एंड दैट लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड फ्लो ऑफ दैट एरिया। एक्यूट लोकल ब्लड फ्लो रेगुलेशन। अब जो एक्यूट की हम बात करेंगे जी, एक्यूट ब्लड फ्लो रेगुलेशन कैसे है, इसमें दो थ्योरीज काम करती हैं। नंबर 1 इज वेसोडाइलेटर थ्योरी एंड नंबर 2 इज ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी। ठीक है, अब वेसोडाइलेटर थ्योरी के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस होती हैं? व्हेन देयर इज ग्रेटर इंक्रीज इन सेल मेटाबॉलिज्म, सेल का काम बहुत बढ़ गया है, सेल बहुत ज्यादा काम कर रहा है, एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक नीड्स ज्यादा हैं, दैट में लीड्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। जब सेल बहुत ज्यादा काम करेगा, सेल ज्यादा ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा एंड दैट लीड्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। एंड फाइनली इट कैन कॉजेस वेसोडाइलेटर्स टू बी रिलीज्ड। और ये कौन रिलीज करेगा? ये टिश्यूज और वो सेल्स वेसोडाइलेटर रिलीज करेंगे कि जी मेरे पास ऑक्सीजन की कमी हो गई है। कौन कौन से वेसोडाइलेटर्स रिलीज होते हैं? एडिनोसिन, कार्बन डाइऑक्साइड, एडिनोसिन फॉस्फेट कंपाउंड्स, हिस्टामिन, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन। ये सारे वो सेल रिलीज करेगा जिस सेल ने काम बथेरा किया है, बहुत ज्यादा किया, और उस सेल के पास ऑक्सीजन की कमी हो गई है, फौरी तौर पे सेल जो है वो ये वेसोडाइलेटर्स रिलीज करेगा। ठीक है, and once these vasodilators are released, these vasodilator substances can cause vasodilation of the arterioles, metarterioles, precapillary sphincters. And when all these structures are vasodilators, and that may lead to increase the tissue blood flow. जब आप देखेंगे कि जी arterioles थोड़ी सी vasodilate फैल गई हैं, metarterioles, precapillary sphincters खुल गए, open हो गए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे blood flow, tissue blood flow increase हो जाएगा। And finally returning the tissue concentration of the metabolites towards normal. जब ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन लेकर ब्लड पहुंचेगा ना उन्हीं टिश्यूज में, वहां पे जहाँ पे इसकी जरूरत है। तो जितने भी मेटाबोलाइट्स वहां पर उनकी कंसंट्रेशन कम हो गई थी, वो वापस उसको बैक करेगा नॉर्मल कर। So number 1 is vasodilator theory in the local control of blood flow towards the tissue. Greater the cell metabolism, that leads to decrease oxygen and it can causes release of vasodilator substances from these tissues. ठीक है, adenosine, carbon dioxide, adenosine phosphate compound, histamine, potassium and hydrogen. And these substances can cause vasodilate the arterioles, metarterioles and precapillary sphincters, right? And when these areas are dilated, that may lead to increased tissue blood flow. And finally returning the tissue concentration of metabolites towards normal. और उसके बाद जो टिश्यू में उसकी जो मेटाबोलाइट्स होंगे वो सारी चीजें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, नंबर 2 इज ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी फॉर लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल। यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स नजर आ रहे हैं, ये मेट आर्टरियोल्स नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, ये साइड आर्म है कैपिलरी की, ये टिश्यू को सप्लाई कर रही है। ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी जो है वो लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल के लिए कहती है कि स्मूथ मसल्स जो हैं, जो वेसल्स के स्मूथ मसल हैं, रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो हैं उसके जो स्मूथ मसल्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि जी जो ब्लड वेसल्स है वो स्मूथ मसल की बनी हुई है। जो स्केलेटल मसल है, जो मसल्स है, जो मास नजर आ रहा है वो किसका? वो स्केलेटल मसल का बना है। तो स्मूथ मसल्स कहाँ पर है? वेसल्स में मौजूद है। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रहना है, स्मूथ मसल्स ऑफ दीज वेसल्स, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। ठीक है, ताकि वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहें। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्फिंक्टर्स वुड इंक्रीज व्हेन एन इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है ना स्फिंक्टर्स, ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स, वो और स्ट्रेंथन हो जाती है जब ऑक्सीजन ज्यादा होती है। Oxygen concentration and tissue rises above a certain level, the precapillary and metarterial sphincters presumably would closed. जब वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर होती है तो ये क्या होता है? ऑक्सीजन अगर ज्यादा है, अच्छे तरीके से मौजूद है, तो प्री कैपिलरी मेटार्टियोल स्फिंक्टर्स जो है ना वो क्या होता है? वो क्लोज होते हैं until the tissue cells consume the excess oxygen. फॉर एग्जाम्पल अगर टिश्यू ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया था और किसी वजह से हमने कोई इंजेक्शन लगा दिया, जैसे टिश्यू ब्लड फ्लो हमने लोकली इंक्रीज कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये सारे मेटार्टियल प्री कैपिलरी के जो स्फिंक्टर्स हैं ये फौरन क्लोज हो जाएंगे ताकि जिस टिश्यू को ये सप्लाई पहुंची थी वो एक्सेस ऑक्सीजन को जल्द से यूटिलाइज कर दें। ठीक है, एक्सेस ऑक्सीजन इज गॉन
and the oxygen concentration falls low enough, the sphincters would open once more to begin the cycle again. ये बात इतनी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन की डिमांड थ्योरी थी। स्मूथ मसल कहते हैं कि जनाब हमारे लिए ऑक्सीजन बड़ी जरूरी है ताकि हम कॉन्ट्रैक्टेड रहें इन वेसल्स, ठीक है। ऑक्सीजन होगी, ये वेसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगी, ऑक्सीजन कम हो जाएंगी, ये वेसल्स के स्फिंक्टर्स ओपन हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी। पॉसिबल रोल क्या है अदर न्यूट्रिएंट्स का? लेक ऑफ ग्लूकोज in the perfusing blood can cause local tissue vasodilatation। अगर किसी सब्जेक्ट का आप देखेंगे ग्लूकोज लेवल कम हो गया, आप देखेंगे किसी अगर डायबिटिक सब्जेक्ट देखें जिनकी शुगर लेवल कम हो जाती है, फौरन उनको पसीने आना शुरू हो, ठंडे ठार हो जाते हैं। क्यों? ये क्या करता है ग्लूकोज, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स भी, ये फैटी एसिड भी सारे क्या कहते हैं वैसोडाइलेटेशन कराते हैं, ठीक है। वैसोडाइलेटेशन स्वेटिंग कराना शुरू कर देती है। Vasodilation occurs in the vitamin deficiency such as beriberi, या जिसे हम कहते हैं थायमीन B1 और थायमीन डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। इसमें एक्सट्रीम वीकनेस होती है सब्जेक्ट्स को। ये सारी चीजें जो हैं लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, और अगर हम विटामिन की बात करें इनका भी रोल है, ये सारे वैसोडाइलेशन करवाते हैं। स्पेशल एग्जांपल्स ऑफ एक्यूट मेटाबॉलिक कंट्रोल of local blood flow। रिएक्टिव हाइपरमिया, ये कहते हैं जनाब कि मेटाबॉलिकली भी एक्यूट मेटाबॉलिक भी एक कंट्रोल होता है लोकल ब्लड फ्लो का। एक तो हमने जनाब पहले सबसे पहले ये देखा था कि इसके कंट्रोल के अंदर जो वो एक्यूट कंट्रोल था और एक लॉन्ग टर्म कंट्रोल है, ठीक है। फिर उसमें हमने देखा पीछे अभी हमने डिस्कस किया कि एक तो है ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी, दूसरा हमने देखा वैसोडाइलेटेशन थ्योरी है ये, ठीक है। सो अब हम देख रहे हैं कि मेटाबॉलिक कंट्रोल कैसे है एक्यूटली वो लोकल ब्लड फ्लो में। एक वर्ड इसमें आता है एक्टिव रिएक्टिव हाइपरमिया। बचपन में शायद आप लोग ये कुछ करते भी उस तरह का, ब्लड फ्लाई किसी भी टिश्यू का ब्लॉक कर दिया जाए फॉर अ फ्यू सेकंड्स एज लॉन्ग एज एन आवर और मोर देन इज अनब्लॉक्ड, blood flow through the tissue usually increase immediately 4 to 7 times normal। आप किसी उंगली पे एक धागा लपेट लें, या अक्सर जो हम देखते हैं छोटे से जो रबड़ नहीं आता जैसे छोटी सी पोनी टेल्स पुराने जमाने में बनाते थे, आप लोगों का खैर जमाना नया है, तो अगर आप उसको जोर से किसी उंगली पे टाइटली बांध दें तो आपको लगता है कि जी एक एरिया ऐसा बन गया है जो बिल्कुल वाइट हो गया, वहां पे आपने ब्लड फ्लो को, ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर दिया है, either for a few seconds or as long as for an hour or more, and then is unblocked। फिर आप उसको अनब्लॉक करना शुरू कर दें, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा इस टिश्यू में, इंक्रीज करेगा जैसे आप इसको अनब्लॉक करेंगे for 4 to 7 times normal। And this increased blood flow continue for a few seconds if the block has lasted a few seconds, but sometimes continue as long as many hours if the blood flow has been stopped for an hour or more। इस सारी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ये रिएक्टिव हाइपरमिया है। मैं एक दफा फिर समझाती हूँ। आपने एक धागा लिया, जोर से उंगली पे लपेट दिया, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए किया, चाहे 1 घंटे के लिए आप किया, ठीक है। अगर आपने इसको बहुत ज्यादा देर के लिए भी किया है, आप जैसे इसको अनब्लॉक करेंगे, धागा निकालेंगे, उस उंगली से उतारेंगे या आप रबड़ उतारेंगे, बल्कि आज करके देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे ब्लड फ्लो जो है वो इमीडिएटली 4 to 7 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, ठीक है। आपने अगर ये बहुत फ्यू सेकंड्स के लिए किया है तो ये फ्यू सेकंड्स तक जो है ये ब्लड फ्लो इंक्रीज रहेगा। अगर आपने इसको बहुत ज्यादा टाइम के लिए किया है, 1 घंटे 2 घंटे के लिए बांध दिया है, तो इसका जो ब्लड फ्लो है वो कुछ 1-8 घंटे के लिए ज्यादा रहेगा। इससे हम कहते हैं ये रिएक्टिव हाइपरमिया है, ठीक है। तो बचपन में जो हम खेल खेलते थे वो देखें सर्कुलेशन हमें बता रही है कि ये ठीक ही था। So after a short period of a vascular occlusion, the extra blood flow during the reactive hyperemia phase lasts long enough to repay almost exactly the tissue oxygen deficit that has occurred during the period of occlusion। अब होता है कि जो vascular occlusion हमने की थी, अब जो एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो आ रहा है ना, जैसे रिएक्टिव हाइपरमिया में हमने कहा कि जी ये ब्लड फ्लो इतना इंक्रीज कर गया, वो बेसिकली कर क्या रहा है कि आपने जब इसका ब्लड फ्लो कम कर दिया, आपने इसका जब ब्लड फ्लो रोक दिया, तो ये ऑक्सीजन डेफिसिट हो गया ना उस टिश्यू को जहाँ पे वो ब्लड फ्लो सप्लाई हो रहा था, तो वो क्या करता है उसको रीपे कर रहा है, ठीक है। उसको रीपे कर रहा है कि जनाब ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी, अब ये इसको पूरा करें, जो पूरी ऑक्लूजन के टाइम में ये पूरा हो गया था। इसमें एक और एक मजे की एग्जाम्पल देती हूँ, यू मस्ट एंजॉय इट। अम्मा जब हम बच्चे होते थे, अम्मा बाजार चली जाती थी, हम चीख चीख के रोया करते थे, अम्मा आती थी तो 1 घंटे तक गोद में बिठा के रखती थी, इजंट इट। सो सिमिलरली द ऑक्लूजन हियर, और उसके बाद क्या होता है
ये रिएक्टिव हाइपरमिया, इंक्रीज ब्लड फ्लो, उसको चुप कराती रहती है कि बेटा तुम्हारी ऑक्सीजन पूरी हो रही है, ऑक्सीजन पूरी हो रही है. If this occlusion is for few seconds, the repay is for few seconds. If the occlusion is for hours, the repay is for hours. You must enjoy this example. आखिर में पूछूंगी आप लोगों से. अच्छा जी, स्पेशल एग्जाम्पल है ऑफ एक्यूट मेटाबॉलिक कंट्रोल ऑफ लोकल ब्लड फ्लो. दिस इज एज एक्टिव हाइपरमिया. When any tissue becomes highly active, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है कोई भी टिश्यू, लाइक एक्सरसाइजिंग मसल्स हैं, GIT ग्लैंड्स हैं, ड्यूरिंग हाइपर सिक्रेटरी पीरियड, जब GIT ग्लैंड खाना खाया जाता है उसके कुछ ही टाइम के बाद वो सिक्रीशंस अपनी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. इवन द ब्रेन ड्यूरिंग एन रैपिड मेंटल एक्टिविटी, आप कोई मैथमेटिकल सम्स जो है वो हल कर रहे हैं, या आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं एक्यूटली, तो जिस वक्त बड़ा एक्टिव मेंटल एक्टिविटी चल रही होती है, द रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द टिश्यू इंक्रीजेस. ठीक है. The increase in local metabolism causes the cell to devour tissue fluid nutrients. अब जिस वक्त local metabolism increase हो रहा होता है तो सेल क्या कहते हैं कि जितना भी tissue fluid में nutrients सारे खा पी जाए rapidly, and also to release large quantities of vasodilator substances. ठीक है. जब कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो क्या होता है, सेल्स जो है वो टिश्यू फ्लूइड न्यूट्रिएंट्स को फौरन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं रैपिडली, और वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं. रिजल्ट इज टू डायलेट द लोकल ब्लड फ्लो वेसल्स एंड देयरफॉर इंक्रीज लोकल ब्लड फ्लो. ठीक है, ये बात समझ आई गई होगी. एक्टिव हाइपरमिया का मतलब है कि जनाब एक्सरसाइजिंग मसल्स, GIT ग्लैंड, ये एक एक्टिवली काम हो रहा है. ठीक है, उस वक्त में आप के जो सेल्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज करेंगे, वेसोडाइलेटर सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे, मेटाबॉलिज्म बेसिकली यहाँ पे ज्यादा है. ठीक है, तो ये लोकल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा. ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, रैपिड इंक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर कॉज एन इमीडिएट राइज इन ब्लड फ्लो. अब होता क्या है, ऑटो रेगुलेशन का मतलब बेसिकली ये है कि अगर समटाइम्स आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाए, उसकी वजह से ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा, लेकिन फाइनली ये बैक क्या करेगा कि ये उसको वापस रिटर्न फ्लो को ले आएगा टूवर्ड्स नॉर्मल. व्हेन दिस रिटर्न ऑफ फ्लो टूवर्ड्स नॉर्मल इज कॉल्ड ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो. होता क्या है, जब भी किसी सब्जेक्ट का ब्लड प्रेशर, हम आर्टीरियल प्रेशर का बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड प्रेशर दैट कॉजेज इमीडिएट राइज इन ब्लड फ्लो. किसी बंदे का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है रैपिडली, तो क्या हो जाता है, उसके साथ साथ उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा. विद इन लेस देन अ मिनट, 1 मिनट से भी कम, द ब्लड फ्लो इज मोस्ट टिश्यूज रिटर्न ऑलमोस्ट टू द नॉर्मल लेवल इवन दो द आर्टीरियल प्रेशर इज केप्ट एलिवेटेड. ठीक है, बेशक आर्टीरियल प्रेशर एलिवेट रहे, लेकिन क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है ना वो नॉर्मल अपनी जगह पर आना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये ऑटो रेगुलेशन है ब्लड फ्लो की. ब्लड फ्लो अपने आप को जो है वो मैनेज कर लेता है. सो एक्यूट ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म जो है ना, एक्यूटली फॉरन रैपिड ब्लड फ्लो वापस आ गया, इसकी भी 2 थ्योरीज हैं. एक मेटाबॉलिक थ्योरी है, एक मायोजेनिक थ्योरी है, कि जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ब्लड फ्लो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाए. ठीक है, एक्यूटली. So number 1 metabolic theory, number 2 is myogenic. metabolic से कुछ समझ आ रही होगी, वर्ड से समझ आ रही होगी कि मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है. मायोजेनिक की बात अगर हम करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट सम मसल टाइप ऑफ थिंग्स. ठीक है, सो हियर वी आर इन मेटाबॉलिक थ्योरी. When the arterial pressure becomes too great, किसी भी सब्जेक्ट का हम देखें कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, the excess flow provides too much oxygen and too many other nutrients to the tissues and wash out the vasodilators released by the tissues. अब किसी भी सब्जेक्ट का ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा, टू ग्रेट, एक्सेसिव फ्लो हुआ, इंक्रीज हुआ. ठीक है, उसने बहुत सारी, उस ब्लड फ्लो ने बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर दी. ठीक है, एंड टू मैनी अदर न्यूट्रिएंट्स, और भी सारे न्यूट्रिएंट्स हुए होंगे उस टिश्यू में, और उसने क्या कर दिया, उसने फॉरन वेसोडाइलेटर्स को रिलीज, उसमें जो वेसोडाइलेटर्स रिलीज हुए थे वो फौरी तौर पे उनको जो है वो वॉश आउट कर दिया. दीज न्यूट्रिएंट्स स्पेशली ऑक्सीजन एंड डिक्रीज टिश्यू लेवल ऑफ वेसोडाइलेटर्स, क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा आया, ऑक्सीजन ज्यादा मिल गई, वॉश आउट हो गए, vasodilators की लेवल कम हो गई. The blood vessels cause the blood vessels to constrict and the flow to return nearly to normal despite increased pressure. अब इसकी मेटाबॉलिक थ्योरी के अंदर क्या था, एक सब्जेक्ट है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा, उसकी वजह से उसका ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ा. जब ब्लड फ्लो बढ़ा तो उसने बहुत सारी ऑक्सीजन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड किए. ठीक है, टिश्यूज को. लेकिन वहां से उसने क्या किया कि वेसोडाइलेटर्स जो वहां पे मौजूद थे, वेसोडाइलेटर्स, उन सबको वहां से वॉशर, उसको वहां से सफाई कर दी, क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा था.
So here we have two things. Now these nutrients, वो जो nutrients provide हो उसमें ऑक्सीजन थी, ठीक है। टिश्यू ने जो डायलेटर रिलीज किए थे वो कम हो गए क्योंकि वो वॉश आउट हो गए। इन सारी दो तीन चीजों ने मिलकर क्या किया, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराया एंड द फ्लो टू रिटर्न नियरली टू नॉर्मल डिस्पाइट इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बेशक ज्यादा ही हो, लेकिन इन चीजों की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, वेजोडायलेटर्स की वजह से जो कि अब कम हो चुके, उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो लोकली बढ़ा था वो कम हो गया। मायोजेनिक थ्योरी, सडन स्ट्रेच आ जाएगा स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर, तो क्या होता है, हम ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं, कॉजेज द स्मूथ मसल्स ऑफ द वेसल वॉल टू कॉन्ट्रैक्ट। सडन स्ट्रेच आ जाएगा किसी भी उसके अंदर। हाई आर्टीरियल प्रेशर बेसिकली क्या करता है, वो स्ट्रेच करता है वेसल्स को, ठीक है, उसके ऊपर बोझ पड़ता है ना, आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा है। दिस इन टर्न कॉजेज रिएक्टिव वेस्क्यूलर कंस्ट्रक्शन दैट रिड्यूस द ब्लड फ्लो नियरली बैक टू नॉर्मल, ठीक है। अगर किसी सब्जेक्ट का हार्ट जो है वो आर्टीरियल प्रेशर हाई हो जाए, ये वेसल वॉल्स को स्ट्रेच करेगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्रेच करने की वजह से रिएक्टिवली वेस्कुलर कंस्ट्रक्शन होगी और उस कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस होगा और बैक टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर उसके हम वाइस द लो प्रेशर्स, द डिग्री ऑफ स्ट्रेच ऑफ द वेसल्स इज लेस। प्रेशर्स अगर कम है, स्ट्रेच कम होगा, सो दैट द स्मूथ मसल रिलैक्सेस हियर and reducing the vascular resistance and helping to return the flow towards normal। ऐसा ही हो जाएगा ना कि प्रेशर लो हुआ, स्ट्रेच कम हुआ, स्मूथ मसल रिलैक्स हुए, वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हुआ एंड ऑल द फ्लो टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक हो गया। मायोजेनिक रिस्पॉन्स जो होता है ना, वो इनहेरेंट है वेस्कुलर स्मूथ मसल्स का, ठीक है, एंड अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ न्यूरल और हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। It is most pronounced in the arterioles, but can also be observed in arteries, venules, veins, and lymphatic vessels। ये जो मायोजेनिक रिस्पॉन्स आता है ना, स्ट्रेच की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा और वेसल के ऊपर स्ट्रेच आया, उसने फौरन जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट किया और ये किया, ये क्या होता है, ये इनहेरेंट होता है। ये कौन कौन सी वेसल्स में आ सकता है, ये सबसे ज्यादा प्रोनाउंस होता है आर्टरियोल्स में, लेकिन ये आर्टरीज में, वेन्यूल्स में, वेन्स में और लिम्फेटिक वेसल्स में भी आ सकता है, ठीक है। सो मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेच इंड्यूस्ड vascular depolarization which then rapidly increase calcium entry। होता क्या है कि जो मसल होते हैं ना, स्मूथ मसल्स ऑफ दीज वेसल्स, उसमें कैल्शियम की एंट्री इंक्रीज हो जाएगी, vascular depolarization हो जाएगी from the extracellular fluid of the cells and causing them to contract। ये मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली इन दो थ्योरीज ने मिलकर काम क्या किया है, ये ब्लड फ्लो को बैक टुवर्ड्स नॉर्मल है। मेटाबॉलिज्म ने भी, मेटाबॉलिक थ्योरी ने भी, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन और वॉश आउट ऑफ द वेसोडायलेटर्स थे। और उसके बाद हमने देखा कि सडन स्ट्रेच अगर किसी भी स्मॉल वेसल्स पे आ जाए तो वो स्मूथ वेसल वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंट्रोल ऑफ टिश्यू ब्लड फ्लो by the endothelial drive relaxing or constricting factors। अब होता क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो एंडोथेलियल ड्राइव रिलैक्सिंग और फैक्टर है ना, वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपको NO नजर आ रहा है, ठीक है। होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं वेसल्स के, ठीक है, सॉरी एंडोथेलियल सेल्स हैं ये, और ये वेस्कुलर स्मूथ मसल है, ये वेस्कुलर स्मूथ मसल है। मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन दोबारा बताऊं, ओके। मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ना, होता क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट का आर्टीरियल प्रेशर या हम कहें ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, तो वेसल के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा, उसके ऊपर दबाव आएगा। इन टर्न वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, दैट रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो नियरली बैक टू नॉर्मल, ठीक है। ब्लड प्रेशर ज्यादा आया तो ये अपनी तौर पे दवाई लेने से पहले ही वेसल्स खुद कोशिश करेंगी कि उसके ऊपर इतना स्ट्रेच आए, ये खुद कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो या ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। इसी तरह ये और लो प्रेशर्स, अगर इसका ये लो प्रेशर हो गया, डिग्री ऑफ स्ट्रेच कम हो गया, स्मूथ मसल रिलैक्स हो गए, वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो गया, देन द ब्लड फ्लो इज रिटर्न बैक टू नॉर्मल। समझ आ गई ये बात? ये वेसल्स खुद ट्राई कर रहे हैं कि जी हम अपने ही तौर पे खुद ही से जो है वो वेसल जो है वो कम हो जाए, उसका जो स्ट्रेच है वो कम हो जाए, ठीक है जनाब। इस डायग्राम को जरा आपने गौर से देखना है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड नजर आ रहा है हमें, ठीक है।
और उस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम देख रहे हैं कि ये फॉर्मेशन हो रही है इस नाइट्रिक ऑक्साइड की इसके अंदर। अच्छा जी, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोथेलियल ड्राइव रिलैक्सिंग फैक्टर है जो रिलैक्स करता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। बेसिकली एक गैस है, एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो, ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ये इसको रिलीज करते हैं इन रेस्पॉन्स टू वैरायटी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल स्टिमुलाई। किसी भी किस्म के स्टिमुलाई आए तो ये फौरन जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ये जो एंडोथेलियल ड्राइव नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज है, इसकी जो अगर हम बात कर रहे हैं ENOS, ये एक एंजाइम है, ठीक है। ये क्या करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को, ये एंजाइम जो है ये सिंथेसाइज करता है इस नाइट्रिक ऑक्साइड को फ्रॉम ऑक्सीजन एंड एल-आर्जिनिन। अब एंडोथेलियल सेल के पास ऑक्सीजन भी है, एल-आर्जिनिन भी मौजूद है, ये एंजाइम आके एक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड फाइनली आके एक्ट करता है वेस्क्यूलर स्मूथ मसल्स के ऊपर, वेसल्स की स्मूथ मसल के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर जैसे आके एक्ट कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर जैसे आके एक्ट करेगा ये एक्टिवेट करता है आके इस सॉल्युबल ग्वानुलेट साइक्लेज को, ठीक है। ये वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल में आके नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे पहले इस सब्सटेंस को, सॉल्युबल ग्वानुलेट साइक्लेज को आके एक्टिवेट करेगा एंड दिस एक्टिवेशन में लीड टू एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिक ग्वानासिन ट्राइफॉस्फेट टू साइक्लिक ग्वानासिन मोनोफॉस्फेट। और जब ये किसी वेसल वॉल में ये चीज बनेगी ना तो ये क्या करता है, इस वेसल वॉल को रिलैक्सेशन मिल जाती है। इतनी बात समझ आ गई है? ये ब्लड के अंदर सारे मौजूद है, हर चीज मौजूद है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इस, ये वेसल है सारी, ठीक है। अब इस वेसल में देखें एंडोथेलियल सेल्स मौजूद हैं। एंडोथेलियल सेल्स के पास ऑक्सीजन भी है, एल-आर्जिनिन भी है। एक एंजाइम आता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एंजाइम आता है, ऑक्सीजन और एल-आर्जिनिन को मिला के नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये बेसिकली रिलैक्सिंग फैक्टर है, ठीक है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये एंडोथेलियल सेल से रिलीज होता है, एक्ट करता है, एक्टिवेट करता है कि वेस्कुलर स्मूथ मसल के अंदर सॉल्युबल ग्वानुलेट साइक्लेज को, सॉल्युबल ग्वानुलेट साइक्लेज जो है इसी वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल के अंदर साइक्लिक ग्वानासिन ट्राइफॉस्फेट मौजूद है, इसको कन्वर्ट कराता है साइक्लिक ग्वानासिन मोनोफॉस्फेट में। वंस दिस सब्सटेंस इज फॉर्म ग्वानासिन मोनोफॉस्फेट, इट कैन कॉज रिलैक्सेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। ये बात समझ आई कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम कर रहा है, बेसिकली ये वेसोडाइलेटर है, रिलीज होता है फ्रॉम हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स में से, ठीक हो गई ये बात। इसके क्लिनिकल एप्लीकेशन देखते हैं। When endothelial cells are damaged by chronic hypertension, किसी भी सब्जेक्ट को ब्लड प्रेशर है बड़ा पुराना तो उसकी वजह से होगा क्या, एंडोथेलियल सेल्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको इसका नॉर्मल फिनोमेना पता चल गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या है। या एथेरोस्क्लेरोसिस हो इस सब्जेक्ट को, हाइपरटेंशन हो, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, उसने क्या किया, कोलेस्ट्रॉल जम गया वेसल्स में, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड की जो सिंथेसिस है ना वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। उसकी वजह से होगा क्या, मे कंट्रीब्यूट टू एक्सेसिव वेसोकंस्ट्रक्शन एंड वर्सनिंग ऑफ द हाइपरटेंशन एंड एंडोथेलियल डैमेज। हालांकि नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या था, रिलैक्सेशन कराना। अब क्योंकि ये बेचारा खुद इम्पेयर्ड हो चुका है, नाइट्रिक ऑक्साइड इम्पेयर्ड हो गया है, एंडोथेलियल सेल की डैमेज हो गया है, तो एंडोथेलियल सेल नाइट्रिक ऑक्साइड को नहीं बनाएगा। अब जब ये नहीं होगा तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा वेसोकंस्ट्रक्शन होगी, एंडोथेलियल सेल्स और ज्यादा डैमेज होंगे। अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो इवेंचुअली में कॉज वेस्कुलर इंजरी एंड डैमेज वल्नरेबल टिश्यूज, ठीक है, और टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देंगे। सो क्लिनिकली अगर हम देखें कि जो नाइट्रोग्लाइसरीन यूज होती हैं, ठीक है, नाइट्रोग्लाइसरीन कौन सी, एंजीसिड की टैबलेट आप लोगों ने सुनी होगी, अक्सर जबान के नीचे रखते हैं, और एमिल नाइट्रेट और अदर नाइट्रेट डेरिवेटिव्स टू ट्रीट द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन कॉज्ड बाय इस्कीमिया ऑफ द हार्ट मसल्स, उसमें हम ये नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। एंड दीज ड्रग्स व्हेन ब्रोकन डाउन केमिकली रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जब टैबलेट्स हम लोगों को खिलाते हैं ना तो ये जैसे ही केमिकली अंदर जाके ब्रोक होती है इसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, ठीक है, and evoke dilation of the blood vessels throughout the body including the coronary blood vessels। तो हार्ट में इसका बहुत जबरदस्त रोल है, समझ आ गई ये बात। तो ये छोटा सा मैकेनिज्म है नाइट्रिक ऑक्साइड का, दैट मे लीड टू द रिलैक्सेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। ये आप आपस में रिपीट भी कर सकते हैं। आपके घर में कोई ऐसा फैमिली मेंबर हो जो डॉक्टर हो, छोटा सा मेडिकल लाइन की नॉलेज हो, आप उनको बताएं कि जी ये जो एंजीसिड की टैबलेट है उसका ये बैकग्राउंड है, हम क्यों दे रहे हैं और क्यों देनी पड़ रही है, पीछे बैकग्राउंड में क्या प्रॉब्लम आई थी। तो क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ NOS
नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। एंडोथेलियन भी है जनाब हमारे पास, एक एंडोथेलियन है पावरफुल वेजोकंस्ट्रक्टर रिलीज्ड फ्रॉम डैमेज एंडोथेलियम। अब ये सब्सटेंस जो है ये प्रेजेंट होता है एंडोथेलियल सेल्स में ऑफ ऑल मोस्ट ब्लड वेसल्स बट ग्रेटली इंक्रीज व्हेन द वेसल्स आर इंजर्ड, ठीक है। ये मौजूद तो होता है एंडोथेलियल सेल्स में, ठीक है, और ब्लड वेसल्स में भी, लेकिन ये ग्रेटली इंक्रीज हो जाता है जब भी वेसल्स को कोई इंजरी आ जाए। द यूजुअल स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ इज डैमेज टू द एंडोथेलियम। ये कब इसको स्टिमुलस ये रिलीज कब होता है, जब भी एंडोथेलियम के अंदर डैमेज आता है, ठीक है। जैसे ही एंडोथेलियम जो है वेसल वॉल की एंडोथेलियम डैमेज होगी, एंडोथेलियम रिलीज होगा, such as that caused by crushing the tissue or injecting a traumatizing chemical to the blood vessels। या तो टिश्यू क्रश हो जाए या तो आप किसी ब्लड वेसल में एक ऐसा इंजेक्शन दें जो ट्रॉमाटाइजिंग केमिकल हो, तो फॉरन एंडोथेलियम जो है वो रिलीज होगा। ये वेजोकंस्ट्रिक्टर है बेसिकली, ठीक है। आफ्टर सिवियर ब्लड वेसल डैमेज, अगर कोई बड़ी सिवियरली ब्लड वेसल डैमेज करती है, रिलीज ऑफ लोकल एंडोथेलियन एंड सब्सिक्वेंट वेजोकंस्ट्रक्शन हेल्प टू प्रिवेंट एक्सटेंसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द आर्टरीज एज लार्ज एज 5 ml in diameter that might have been torn open by the crushing injury। अब किसी सब्जेक्ट का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, अब उसमें उसकी बहुत बुरी तरह से इंजरी होगी, सिवियर ब्लड वेसल डैमेज हो चुका है, फॉरन एंडोथेलियन वहां से मुख्तलिफ वेसल से रिलीज होगा, ये वेजोकंस्ट्रिक्शन कराएगा और ये उसकी ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करेगा फ्रॉम द आर्टरीज, ठीक है। चाहे उन आर्टरीज की जो डायमीटर है ना वो 5 मिलीमीटर इन डायमीटर हो, दैट माइट हैव बीन टॉर्न बाय ओपन बाय द क्रश इंजरी। समझ आ गई ये बात? तो किसी भी एक्सीडेंट्स में, किसी भी वेस्कुलर इंजरी में, चाहे वो बहुत सिवियर हो, ये एंडोथेलियम जरूर कोशिश करता है वेजोकंस्ट्रिक्शन कराने की ताकि ब्लड लॉस ना हो। इंक्रीज एंडोथेलियम रिलीज इज आल्सो बिलीव्ड टू कंट्रीब्यूट टू वेजोकंस्ट्रक्शन व्हेन द एंडोथेलियम इज डैमेज्ड बाय द हाइपरटेंशन। सो अगेन, अगर ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, ब्लड प्रेशर अगर एंडोथेलियम को डैमेज कर रहा है तो एंडोथेलियम जरूर रिलीज होगा ताकि वेजोकंस्ट्रक्शन करा सके, ठीक है। अच्छा, ड्रग्स हैं कुछ ऐसी हम मेडिसिन देते हैं जो ब्लॉक कराती हैं एंडोथेलियन रिसेप्टर्स को, हैव बीन यूज्ड टू ट्रीट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए कुछ ऐसी ड्रग्स दी जाती है जो एंडोथेलियन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, हैव नॉट बीन जनरली बीन यूज्ड टू लोअरिंग द ब्लड प्रेशर पेशेंट विद सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो अगर ये एंडोथेलियन ब्लॉक ड्रग्स हैं तो वो सिर्फ हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन में देते हैं सब्जेक्ट्स को, ये कोई सिस्टमिक ब्लड प्रेशर के लिए नहीं देते। पल्मोनरी हाइपरटेंशन का मतलब है लंग्स के अंदर जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा आना, वो हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में आगे डिस्कस करते रहेंगे। लॉन्ग टर्म कंट्रोल, ये तो हमने एक्यूट टर्म को देखा कि कहीं पे मेटाबॉलिक थ्योरी थी, कहीं पे मायोजेनिक थ्योरी आ गई, कहीं पे एक्यूट कंट्रोल, कहीं पे एक्यूट रिएक्टिव हाइपरमिया, कहीं पे एक्टिव हाइपरमिया। नाउ वी आर जंप टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो। So again, long-term regulation, it lasts over the period of hours, days and weeks. Long-term is more powerful and give almost a complete regulation than the acute one. ये complete regulation देता है जो long term में powerful है। ये basic mechanism जो इसमें involve है वो दो हैं। Number 1, angiogenesis. Number 2, development of collaterals. Angiogenesis का मतलब ये है कि formation of a new blood vessels, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कोलैटरल्स का मतलब है कि जो वेसल्स मौजूद हैं उनके और स्प्राउट्स होके, उनकी और ब्रांचेस निकल के ज्यादा वेसल्स बन जाएं, ठीक है, उन्हीं में से। अब लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में ओवर अ पीरियड ऑफ आवर्स, डेज एंड वीक्स, लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो कंट्रोल रेगुलेशन डेवलप्स इन एडिशन टू एक्यूट कंट्रोल। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्यूट कंट्रोल चल रहा होता है उसी वक्त में उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म भी अपना काम शुरू कर देता है, ठीक है। एंड दिस लॉन्ग टर्म रेगुलेशन गिव्स फार मोर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो। तो हमें क्या ये समझ आती है कि दो तरह के कंट्रोल्स हैं, एक्यूट भी है और लॉन्ग टर्म भी है। जब एक्यूट चल रहा होता है तो मुख्तलिफ थ्योरीज काम कर रही होती हैं, मायोजेनिक भी, मेटाबॉलिक भी, एक्यूट भी, और उसके बाद जो है वो उसमें और भी एक ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी थी, एक वेजोडाइलेटेड थ्योरी थी। ये सारी थ्योरियां मिलके एक्यूट कंट्रोल कर रही थी, लेकिन उसी वक्त में बैकग्राउंड में लॉन्ग टर्म रेगुलेशन भी अपना काम कर रही है ताकि वो कंप्लीटली कंट्रोल कर सके ब्लड फ्लो को। सो लॉन्ग टर्म blood flow, long term control of the blood flow regulation, especially important when the metabolic demand of the tissue change.
आप जब टिश्यू जो है ना वो कहे कि जी मैंने मेरी डिमांड चेंज हो चुकी है किसी भी काम के लिए, कि कहीं भी टिश्यू का मेटाबॉलिज्म ज्यादा ओवर एक्टिविटी ऑफ टिश्यूज में आ जाता है. इफ द टिश्यू बिकम क्रॉनिकली ओवर एक्टिव एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, द आर्टरियोल्स कैपिलरी वेसल्स यूजुअली इंक्रीज बोथ इन number and size within a few weeks to match the needs of tissue unless the circulatory systems have become pathological or too old to respond. होता क्या है कि कोई भी ऐसा टिश्यू जो क्रॉनिकली बड़े अरसे से ओवर एक्टिव हो, उसकी ऑक्सीजन की डिमांड रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई हो, उसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हो, तो ये जो आर्टरियोल्स और प्री कैपिलरीज है ना यूजुअली इंक्रीज हो जाती है नंबर में भी साइज में भी, ये बढ़ना शुरू हो जाती है विद इन अ फ्यू वीक्स, ताकि वो उसकी डिमांड को टिश्यू की डिमांड को पूरी कर सकें. ठीक है, और उससे पहले पहले कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कोई पैथोलॉजी आ जाए, वो इतना पुराना हो जाए कि वो रिस्पॉन्ड करे, ये फौरी तौर पे ये काम शुरू हो चुका होता है उसके अंदर. मैकेनिज्म क्या है ऑफ टिश्यू ऑफ लॉन्ग टर्म रेगुलेशन चेंजेस का इज टिश्यू वेस्कुलैरिटी. अब इसके अंदर जो हमने देखा है मैकेनिज्म में फॉर द लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो कंट्रोल रेगुलेशन प्रिंसिपली चेंज द अमाउंट ऑफ वेस्कुलैरिटी ऑफ द टिश्यू, जो हम एंजियोजेनेसिस की बात कर रहे थे. फॉर इंस्टेंस इफ द मेटाबॉलिज्म इन द टिश्यू इज इंक्रीज्ड फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, बहुत ज्यादा टाइम के लिए उसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है, वेस्कुलैरिटी इसकी बढ़ जाएगी, इसकी वेसल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी नंबर में भी और साइज में भी. अ प्रोसेस जनरली कॉल्ड एंजियोजेनेसिस. If the metabolism decrease, vascularity decrease. ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा. अगर उसका मेटाबॉलिज्म उस टिश्यू का कम हो गया, उसकी वेसल्स जो है वो कम हो जाएंगी. ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसने शो किया कि लार्ज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैपिलरीज इन द रैट एंटिटिबुलस मसल दैट हैव बीन स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रिकली टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ईच डे फॉर 30 days. एक एक्सपेरिमेंट किया गया 30 दिनों के लिए. उन्होंने एक रैट लिया, चूहा, उसके एंटिटिबुलस मसल जो है ना उसको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट कर देते बहुत थोड़ी देर के लिए डेली फॉर 30 days compared with the unstimulated muscles in the other leg of the animal. क्या देखते हैं ये? There is actual physical reconstruction of tissue vascular to meet the need of the tissue. ठीक है, आप हुआ क्या एक्सपेरिमेंट के अंदर कि आपने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की डेली थोड़े टाइम के लिए, लेकिन 30 दिन पूरे लगा दिए. फिर उसको जब कंपेयर किया गया दूसरी लेग के साथ, तो हियर इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स. ठीक है, इन न्यू ग्रोथ टिश्यू सच एज इन स्कार टिश्यू, कैंसरस टिश्यू, कहीं पे स्कार बन जाए ऑपरेशन के बाद, देखते हैं अगर कहीं पे आपने देखे हो किसी पेशेंट्स में भी, तो वहाँ पे स्कारिंग हो जाती है, वो हो जाता है बड़ा मोटा सा एक स्कार बन जाता है, या कैंसर किसी को डेवलप हो जाए. ठीक है, वहां पर भी इट ऑल्सो अकर्स रैपिडली दीज ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स. एक तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद एंजियोजेनेसिस कहीं और भी होती है. लाइक स्कार टिश्यू में कहीं पे कैंसर डेवलप हो गया, फौरन नई ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाएंगी ताकि उस कैंसरस टिश्यू को जो है वो न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकें. ठीक है, It occurs much slower in old, well-established tissue. ये old और well-established tissue में जो है ये थोड़ा सा कम होता है, मतलब it occurs much slower in old and well-established tissue. The time required for long-term regulation take place only a few days in a neonates. अगर ये long-term regulation जो है ना छोटे से बच्चों में देखें ना 2-4 दिनों में शुरू हो जाएगी, और elderly person में ये long-term जो control है ना ये काम करेगा as long as 1 month. ठीक है, फाइनल डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स इज मच बेटर इन यंग टिश्यू देन इन ओल्डर. जो यंग होंगे उनमें बड़ा अच्छा टिश्यू का रेस्पॉन्स आएगा एज कम्पेयर टू ओल्डर, सो दैट इन न्यूनेट्स, बच्चों में ही बड़ा अच्छा. द वैस्कुलरिटी विल एडजस्ट टू मैच ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द नीड ऑफ द टिश्यू फॉर द ब्लड फ्लो. अब जो वैस्कुलरिटी इंक्रीज हुई थी क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज्यादा हुआ था, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत थी, ताकि ये सारी वेसल्स जो एंजियोजेनेसिस हुई बन के उसने बेसिकली काम क्या किया है कि वो मैच कर सके नीड ऑफ द टिश्यू फॉर द ब्लड फ्लो. वेयर इज एन ओल्डर टिश्यू वैस्कुलरिटी फ्रीक्वेंटली लैग्स फार बिहाइंड द नीड ऑफ द टिश्यू. वैस्कुलरिटी इतनी नहीं बढ़ती कि टिश्यू की नीड्स को पूरा कर सके.
ऑक्सीजन का क्या रोल है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन? ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द एक्यूट कंट्रोल ऑफ द ब्लड फ्लो बट ऑल्सो फॉर द लॉन्ग टर्म कंट्रोल। हमने पहले क्या बात की थी, ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी। अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन वहां पे कम हो जाता है, डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेटर स्टार्ट हो जाएंगे और वो सारा ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगी। हियर अगेन इन लॉन्ग टर्म कंट्रोल वी नीड ऑक्सीजन। ठीक है, one example is that an increased vascularity in the tissue of animal that have an high altitude or where an atmospheric oxygen is low। एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल को देखा गया, उसमें वेस्कुलरिटी टिश्यू में बहुत ज्यादा हो गई। कैसे? वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे था जहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लो होती है। सेकंड एग्जांपल, fetal chicks hatch in low oxygen have up to twice as much tissue blood vessels conductivity as in normal। true। सो फीटल छोटे से चिक्स देखे गए, वो हैच किए ऐसे एरिया में, ऐसी जगह पे जहाँ पे लो ऑक्सीजन थी, उनकी देखा उनकी टिश्यू ब्लड वेसल्स की कंडक्टिविटी वो ज्यादा थी। The same effect is also dramatically demonstrated in premature human babies put into an oxygen tent for therapeutic purpose। जो प्रीमेच्योर छोटे बच्चे पैदा होते हैं ना ह्यूमंस के अंदर, 7 महीने में पैदा हो गया, 8 महीने में पैदा हो गया, तो होता है क्या है कि उनको ऑक्सीजन टेंट्स में रखा जाता है। फौरी तौर पे अगर उनको आप एक्सेसिव ऑक्सीजन दें, एक्सेस ऑक्सीजन उन बच्चों को, ठीक है, एक्सेस ऑक्सीजन दें, दैट कॉजेज ऑलमोस्ट इमीडिएट सेसेशन ऑफ न्यू वेस्कुलर ग्रोथ इन द रेटिना। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देंगे ना उनको आप, तो क्या हो जाएगा, न्यू वेसल्स रेटिना में नहीं बनेंगे ऑफ द premature baby's eyes and even causes degeneration of some of the small vessels that rapidly already have formed। तो ऐसे बच्चे जो प्रीमेच्योर होते हैं उनको अगर ऑक्सीजन टेंट में एक मखसूस ऑक्सीजन के उसमें रखेंगे तो वो तो बड़े अच्छा ग्रो करेंगे, लेकिन अगर एक्सेस ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा, उनकी वेसल्स जो है ना वो फौरन ग्रो करना बंद कर देंगी। लेकिन when the infant is taken out of the oxygen tent, आपने उसको उसमें से निकाला हाई ऑक्सीजन में से, there is explosive overgrowth of new vessels to make up for the sudden decrease in available oxygen। आपने उस बच्चे को ऑक्सीजन टैंक में रखा, बहुत हाई एक्सेस दे दी ऑक्सीजन, हालांकि एक्सेस ऑक्सीजन नहीं दी जाती प्रीमेच्योर बेबीज को। सो उस वक्त में क्या हुआ, उसकी ब्लड वेसल की ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। आपने ऑक्सीजन बहुत एक्सेसिव ऑक्सीजन थी तो ब्लड वेसल ने ग्रो नहीं किया। आपने जैसे उस बच्चे को ऑक्सीजन टैंक से निकाला, फौरी तौर पे एक्सप्लोसिवली, एक जैसे धमाका होता है वैसी ओवर ग्रोथ कर देती है न्यू वेसल्स। कहाँ पर? क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन नहीं थी बच्चे के पास। Often so much overgrowth to the retinal vessels grow out from the retina into the eye, vitreous humor, and eventually cause blindness। ऐसे छोटे बच्चे जो प्रीमेच्योर बच्चे हों, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत हो, लेकिन आप उनको एक ऐसे ऑक्सीजन टैंक में रख के एक्सेस ऑक्सीजन दें, दे डू नॉट नीड एक्सेस ऑक्सीजन, दे ओनली नीड अ लो ग्रेड ऑक्सीजन। ठीक है, जिसको मेजर करके लगाया गया। एक्सेस ऑक्सीजन क्या करेगी, उस वक्त जब आपने बहुत ज्यादा दी होगी तो रेटिनल ब्लड वेसल्स एक तो काम नहीं करेंगी, बनेंगी नहीं तो क्या हो जाएगी, बहुत सारी ऐसी होंगी वेसल्स जो डीजनरेट कर देंगी। आप जैसे ही बच्चे को उस ऑक्सीजन टैंक से निकालेंगे तो एक्सप्लोसिवली ओवर ग्रोथ हो जाएगी वेसल्स की इन द आई रेटिनल वेसल्स, और वो इस हद तक हो जाएंगे, दे ग्रो आउट फ्रॉम द रेटिना इनटू द आईज विट्रस ह्यूमर, अंदर जो पानी आंखों का उसमें भी आ जाएंगी वो, एंड इट में लीड्स टू ब्लाइंडनेस। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया। अगर हाउस जॉब कर रहे हो आप, कहीं भी हो, किसी भी सेक्शन में देखें, तो अगर आपने ऑब्जर्व किया कि एक प्रीमेच्योर इन्फेंट है तो उसकी ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो बड़ी कैलकुलेटेड होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो है वो कैरेक्टराइज करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर VEGF, fibroblast growth factor, angiogenin growth factors, each of has been isolated from the tissue that have inadequate blood supply। It is deficiency of tissue oxygen or other nutrients or both, they leads to formation of vascular growth factors। जहां भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी टिश्यू के अंदर, ये एंजियोजेनिक फैक्टर्स जो है ये रिलीज होंगे, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एंड एंजियोजेनिक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, ये एंजियोजेनेसिस की एक मैकेनिज्म दिया हुआ है जिसमें कि एक न्यू वेसल जो स्प्राउट करती है स्मॉल वेसल्स में से, और उसके बाद वो एक वेसल में से दूसरी वेसल वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी जाएगी, और ये आसपास जो जड़ें नहीं फैलती, एक जड़ में से बहुत सारी जड़ें निकलती है, सिमिलरली है
followed by the rapid reproduction of a new endothelial cells from the stream of output through the vessel's wall. That extended cord directed towards the source of the angiogenic factors. Angiogenic factors भी मौजूद होंगे, ऑक्सीजन कम होगी तो क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी वेसल्स बढ़ती चली जाएंगी, एक में से दूसरी, दूसरी में से तीसरी, और एंड सो ऑन. अब ये एंजियोजेनेसिस जो है इसके इनहिबिटर्स कौन से हैं? स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं. ठीक है, अगर किसी सब्जेक्ट को हम स्टीरॉइड हार्मोन देना शुरू कर दें तो स्मॉल ब्लड वेसल्स जो है ना ये फॉरन डिसअपियर होना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, डिसोल्यूट होना शुरू हो जाती हैं. सो ब्लड वेसल्स कैन आल्सो बी मेड टू डिसअपियर व्हेन नॉट नीडेड. और एक तो वो खुद भी जब जरूरत नहीं होती तब भी ये डिसअपियर हो जाती हैं, लेकिन अगर स्टीरॉइड हार्मोन दें तब ये डिसअपियर हो जाती हैं. पेप्टाइड्स produced in the tissues can also block the growth of new blood vessels. उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? एंजियोस्टेटिन. ये फ्रेगमेंट हैं प्रोटीन प्लाज्मोनेजिन के, दे आर इनहिबिटर्स ऑफ एंजियोजेनेसिस. सो स्टीरॉइड पेप्टाइड्स इंक्लूड्स द एंजियोस्टेटिन, ठीक है, एंडोस्टेटिन, ये सारे के सारे एंटी एंजियोजेनिक पेप्टाइड्स हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, ये एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट करते हैं. थेरापेटिक यूज के लिए there are a great interest of their potential use in arresting the blood vessel growth in cancerous tumor. जिन सब्जेक्ट को कैंसरस ट्यूमर हो जाता है ना, उनको ये एंजियोजेनिक फैक्टर्स और ये दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि उनकी ब्लड फ्लो, उनका ब्लड सप्लाई जो वो सारे के सारे उनको रोका जा सके, ताकि ग्रोइंग ट्यूमर को न्यूट्रिशंस ना मिल सके, वो ना बढ़े. और ठीक है, vascularity is determined by the maximum blood flow need, not by the average need. वेस्कुलरिटी कब इंक्रीज होती है? जब बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो को जरूरत हो, उसकी मैक्सिमम ब्लड फ्लो की जरूरत हो. स्पेशली वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक जो लॉन्ग टर्म वैस्कुलर कंट्रोल का है, वेस्कुलरिटी का, डिटरमाइंड मेनली बाय द मैक्सिमम लेवल ऑफ ब्लड फ्लो नीड रादर देन बाय द एवरेज नीड. अगर कोई सब्जेक्ट हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, द नीड फॉर होल बॉडी ब्लड फ्लो ऑफन इंक्रीजेस टू 6 to 8 times द रेस्टिंग ब्लड फ्लो. ठीक है, एक्सरसाइजिंग को बहुत ज्यादा जरूरत है रेस्टिंग के मुकाबले. द ग्रेटर एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लो मे नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स ईच डे. शॉर्ट नीड कैन कॉज इनफ वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स टू बी फॉर्म्ड बाय द मसल्स टू इंक्रीज देयर वैस्कुलरिटी एज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो अगर एक्सरसाइजिंग मसल है, उसको बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो की जरूरत है. ठीक है, ग्रेट एक्सेस ऑफ फ्लो में नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स ईच डे. हमें बड़े फ्यू मिनट्स के लिए उसकी जरूरत होती है. तो एक्सेस फ्लो जो होता है ना, वो पूरे दिन के अंदर कुछ मिनट्स के लिए जरूरत होती है, बाद में वो ऑटो रेगुलेट कर देता है, वो नॉर्मल हो जाता है अपनी तरफ. So after extravascularity does develop, the extra blood flow normally remains mainly vasoconstricted, opening and allow the extra flow only when appropriate local stimuli such as oxygen lack, nerve vasodilator stimuli or other stimuli call for to require the extra flow. तो blood flow की हमें जब जरूरत होती है तो उसके लिए जो factors आ जाते हैं, वेजोकंस्ट्रिक्टर, ऑक्सीजन कम हो गई है. ठीक है, उसके बाद हम देखा वेजोडाइलेटर स्टिमुलाई आ गया, नर्व वेजोडाइलेटरी सब्सटेंसेस रिलीज होना शुरू हो गया. तो ये एक्स्ट्रा फ्लो हमेशा तब आता है. डेवलपमेंट ऑफ कोलैटरल सर्कुलेशंस. When an artery or vein is blocked in virtually any tissue of the body, a new vascular channel usually develops around the blockage and allow at least partial resupply of blood to the affected tissue. किसी भी आर्टरी और वेन को अगर ब्लॉकेज हो जाए तो क्या हो जाता है कि न्यू वेस्कुलर चैनल्स उसके आसपास जो है वो खुलना शुरू हो जाते हैं, ताकि जो एरिया ब्लॉक हुआ है उसको रीसप्लाई, एटलीस्ट पार्शियल रीसप्लाई उस अफेक्टेड टिश्यू किया जाए. The first stage in the process is dilation of small vascular loops that already connect the vessels above the blockage. Blockage से बिल्कुल above जो थोड़े vascular loops होंगे वो dilate कर जाएंगे, and this dilation occurs within the first minute or two, indicating that the dilation is likely mediated by metabolic factors that relax the muscle fibers of the small vessels involved. So पहले क्या होगा कि वो डायलेट हो जाएंगे. ठीक है, पहले 1-2 मिनट के लिए, और फिर वो बताता है कि जी यहाँ पे मेटाबॉलिक फैक्टर्स भी हैं, वो रिलैक्स हो मसल फाइबर्स के ऑफ द स्मॉल वेसल्स दैट आर इन्वॉल्व, जो कि ब्लॉक है. कोलेटरल वेसल्स कंटिन्यू ग्रो करती है फॉर मैनी मंथ्स देयर आफ्टर, ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉर्मिंग मल्टीपल स्मॉल कोलेटरल चैनल्स रादर दैन वन
single large vessel। ये कोलेटरल का मतलब ये बड़ी छोटी छोटी सी वेसल्स मल्टीपल आसपास बहुत सारी बढ़ती हैं, बजाय इसके कि ये एक सिंगल लार्ज वेसल बना देती है और अपना काम खत्म करती है, नहीं, ये छोटी छोटी वेसल्स कोलेटरल्स की बनती है। रेस्टिंग कंडीशन में जो ब्लड फ्लो होता है ना, रिटर्न वेरी नियर टू नॉर्मल, but a new channel seldom become large enough to supply the blood flow need during the strenuous tissue activity। अब वहाँ पे ब्लॉकेज थी, कोलेटरल्स बन गई हैं, रेस्टिंग कंडीशन में तो वो ठीक है, बड़ा नॉर्मल काम करती है, लेकिन अगर आप उसी टिश्यू पर स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बड़ा उसकी जो नीड्स हैं वो बड़ी मुश्किल से वो पूरी करता है। Development of collateral vessels followed by the usual principle of acute and long-term blood flow control। अब इसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही थी, एक्यूट कंट्रोल में भी आ रही थी, लॉन्ग टर्म में भी आ रही थी, ठीक है। The acute control being rapid metabolic dilation followed chronically by growth and enlargement of new vessels over a period of weeks and months। So ये acute में तो हमने देखा कि metabolic dilation भी हुई, सारा कुछ हुआ, ठीक है, rapidly, लेकिन हम लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं कि ये क्रॉनिकली वेसल्स जो है वो उसकी जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो रही है, न्यू वेसल्स बन रही है, एंजियोजेनेसिस हो रही है, कोलैटरल्स बन रही हैं। एग्जांपल इसकी एक क्या हो सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोलैटरल ब्लड वेसल्स अकर आफ्टर थ्रोम्बोसिस ऑफ वन ऑफ द कॉर्नरी आर्टरीज। किसी बंदे को कॉर्नरी आर्टरीज में थ्रोम्बस आ गया और उसको हार्ट अटैक आ गया, जिसे हम एमआई कहते हैं, ठीक है। Almost all the people of the age of 60 years have had at least one of the smaller branch coronary vessel closed। Sometimes ये इस हद तक क्लोज होता है कि टिश्यू को सप्लाई ना कर सके, and that leads to MI। लेकिन ये partially occluded जरूर होती है और एटलीस्ट partially occluded होती है। अगर partially occluded होगी तो sometimes chest pain करवाएगी, not always, ठीक है। ह्यूमोरल कंट्रोल सर्कुलेशन में हम देखते हैं कि ह्यूमोरल कंट्रोल सर्कुलेशन में काफी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो जैसे हार्मोन्स हैं और लोकली प्रोड्यूस फैक्टर्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि स्पेशल ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, ब्लड में आ रहे हैं, ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं आगे थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। एंड फॉर्म्ड कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस जो लोकल टिश्यू एरियाज में बन रहे हैं, लोकल सर्कुलेटरी फैक्टर जहां पर रिलीज हो रहे हैं वहीं पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने देखा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वेजोकंस्ट्रिक्टर फैक्टर्स हैं, वेजोडाइलेटर फैक्टर्स हैं। वेजोकंस्ट्रिक्टर फैक्टर्स में नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन आते हैं। सबसे पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर हार्मोन है, ठीक है, एपिनेफ्रिन, एज लेस सो एंड सम टिश्यूज इवन कॉजेस वेजोडाइलेशन, ठीक है। इसकी जो वेजोडाइलेशन की एग्जांपल है, स्पेशल एग्जांपल, वेजोडाइलेशन कॉज्ड बाय एपिनेफ्रिन dilates the coronary arteries during increased heart activity। हार्ट का जब काम बहुत हो जाता है तो ये एपिनेफ्रिन उसको डायलेट करती है, अदरवाइज ये वेजोकंस्ट्रिक्टर है। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज कहाँ से होते हैं, ये किडनी के एडिनल मेडुलरी ग्लैंड्स हैं। एक तो एडिनल ग्लैंड जो है ना उसके दो एरियाज हैं, एक कॉर्टेक्स है उसका और उसका दूसरा वो उसका उस कॉर्टेक्स में से 3 डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज। इसी तरह से किडनी का जो मेडुला है ना, वहां से हम देखते हैं किडनी के एडिनल मेडुला है, वहां से हम देखते हैं कि जनाब 2 हार्मोन्स एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं जो कि वेजोकंस्ट्रिक्टर हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो इसके अंदर रोल है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटेड ऑलमोस्ट मोस्ट एंड ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग स्ट्रेस एक्सरसाइज, तो वहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड उसके साथ साथ सिंपैथेटिक के जो हार्मोन्स हैं, स्पेशली एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये एडिनल मेडुला से रिलीज हो रहे हैं हार्मोन्स, ठीक है। ये हार्मोन सर्कुलेट कर रहे हैं थ्रू आउट द बॉडी में। ये सेम इफेक्ट है जैसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की होती है कि डायरेक्ट नर्व स्टिमुलेशन और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन द सर्कुलेटिंग ब्लड। तो सिंपैथेटिक बेसिकली क्या काम करता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा है। एंजियोटेंसिन 2 अनदर पावरफुल वेजोकंस्ट्रक्टर सब्सटेंस है, एज लॉन्ग एज मिलियंथ ऑफ ग्राम भी इसका अगर देंगे ये इंक्रीज करा देता है ब्लड प्रेशर का 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और मोर, ठीक है। सो इसका जो इफेक्ट है एंजियोटेंसिन 2 का स्पेशली वो कहां पर है, स्मॉल आर्टरियोल्स पर है इसका, ठीक है। सो इट कैन कॉज इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर। वेजोप्रेसिन, वेजोप्रेसिन को हम कहते हैं ये एंटी डायरेटिक हार्मोन भी है, पावरफुल एंजियोटेंसिन 2 वेजोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। ये बॉडी का के लिए एक पोटेंट वैस्कुलर कंस्ट्रक्टर सब्सटेंस है। रिलीज बनता कहाँ पे, हाइपोथैलेमस ब्रेन में बनता है। वहां से बनने के बाद ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके जमा होता है और फिर वहां से रिलीज होता है इनटू एन ब्लड, ठीक है। तो ये वेजोप्रेसिन था।
फिर अब वेजोडाइलेटर्स आ जाते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेडिकाइनिन है, सब्सटेंस कॉल्ड काइनिन्स, पावरफुल वेजोडाइलेशन करवाता है व्हेन फॉर्म्ड इन द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स ऑफ सम ऑर्गन्स। ठीक है, काइनिन्स जो है बेसिकली वो क्या है, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स हैं स्प्लिट अवे बाय प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, एंड दीज प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ कैल्कुलिन, प्रेजेंट होते हैं ब्लड में और काम इनका क्या, ये वेजोडाइलेशन करवा रहे हैं। ठीक है, अब ब्रेडिकाइनिन बहुत पावरफुल आर्टीरियल डायलेशन भी करवा रहा है, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी भी करवा रहा है। इंजेक्शन अगर इसकी 1 माइक्रोग्राम की अगर इसकी दी जाए ब्रेडिकाइनिन की into the brachial artery, the persons increase the blood flow through the arm as much as 6-fold. ठीक है, इवन स्मॉलर अमाउंट इंजेक्टेड लोकली किसी टिश्यू में तो फौरन लोकल एडिमा शुरू हो जाएगा। ये वेजोडाइलेटर्स है। ठीक है, सो ब्रेडिकाइनिन नॉर्मली रोल टू हेल्प टू रेगुलेट द ब्लड फ्लो इन द स्किन एज वेल एज सलेवरी ग्लैंड एंड जीआईटी ग्लैंड। हिस्टामिन भी है एक वेजोडाइलेटर। हिस्टामिन ड्राइव होता है मास्ट सेल्स इन द डैमेज टिश्यूज एंड फ्रॉम द बेसोफिल्स इन द ब्लड। हिस्टामिन एक पावरफुल वेजोडाइलेटर इफेक्ट रखता है अपना आर्ट्रियोल्स पे। ठीक है, ये कैपिलरी की जो पोर्स हैं उनको ज्यादा कर देता है, लीकेज ज्यादा कर देता है उसकी। ठीक है, ये वेजोडाइलेटर्स है उसके अंदर। एंड वैस्कुलर कंट्रोल बाय आयंस, अदर आयंस, केमिकल फैक्टर्स, काफी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। कैल्शियम को देखें, इट कॉजेज वेजोकंस्ट्रक्शन। ठीक है, और कैल्शियम स्टिमुलेट करता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को। पोटेशियम की कंसंट्रेशन करें विद इन द फिजियोलॉजिकल रेंज, कॉजेज वेजोडाइलेशन। मैग्नीशियम को देखें, कॉजेज पावरफुल वेजोडाइलेशन। हाइड्रोजन आयन को देखें, अगर ये इंक्रीज है अगेन ये क्या करेगा, डायलेशन ऑफ आर्टरियोल्स। सो वी हैव वेजोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस, एजेंट्स, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि एंजियोटेंसिन 2 भी वेजोकंस्ट्रिक्टर था, वेजोप्रेसिन वेजोकंस्ट्रिक्टर था। फिर वेजोडाइलेटर्स में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ये आ गया ब्रेडिकाइनिन, काइनिन्स आ गए ये। उसके बाद हिस्टामिन देखा हमने, फिर हमने देखा कि जनाब कैल्शियम भी वेजोडाइलेशन करा रहा है, मैग्नीशियम भी करा रहा है, पोटेशियम भी करा रहा है एंड हाइड्रोजन भी करवा रहा है। ठीक है, anions that have significant effect in blood vessels are acetate and citrates, ये भी माइल्ड डिग्री ऑफ वेजोडाइलेशन करवा रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ये भी क्या कर रहा है, मॉडरेट वेजोडाइलेशन करवा रहा है। ठीक है, तो ये सारे आयंस भी मिलके समटाइम्स कुछ वेजोडाइलेशन करवा रहे हैं, अब कुछ वेजोकंस्ट्रक्टर करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जनाब यहाँ तक किसी को ना समझ आई हो तो यू आर मोस्ट देन वेलकम टू आस्क क्वेश्चन। बच्चों मेरा एग्जाम्पल किसको पसंद आया था जनाब, जल्दी जल्दी बोलें। We have 2 minutes left. क्लास, ये वॉइस तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। यस, मी, हिरा, हसन जावेद, ईशा काशिफ। कौन सा एग्जाम्पल पसंद आया था? अम्मा जब बाजार चली जाती थी या उंगलियों पे हम जब रबड़ बांधा करते थे, कौन से वाला एग्जाम्पल? टेल मी द एग्जाम्पल। Mohammad Nauman Zafar, thank you. Hira Aslam, finger, rubber. The first one, Sania Ubaid, Isha Kashif, rubber band 1, good. ये rubber band वाला जो एग्जाम्पल है ना, जो एक एक्सपेरिमेंट है, ये दुनिया के हर बच्चे ने किया होगा। लेकिन मुझे वो भी पसंद था कि अम्मा बाजार चली जाती थी तो वापस आके 1 घंटा गोद में बिठाती थी कि बच्चा उसका रोना कम हो जाए। तो दिस इज द रीपे बेसिकली, तो ऑक्सीजन रीपे, रिएक्टिव हाइपरमिया। अम्मी भी बहुत तेज थी, कुछ ना कुछ ले आती थी। हाँ जी हसन जावेद, बिल्कुल अम्मी तेज नहीं होती थी, अम्मी अच्छी होती थी, प्यार करती थी बच्चों को। लोकल ह्यूमरल कंट्रोल अकर साइमल्टेनियसली, एग्जैक्टली। वीरा हुसैन, दैट्स गुड। सो यू ऑल एंजॉय दिस लेक्चर। आज शुक्र है बच्चे बॉयज भी कुछ नजर आ रहे हैं, हसन जावेद तो आज नजर आ रहा है, और समीन को भी अम्मी वाला एग्जाम्पल अच्छा लगा, हसन को भी, नायला को भी, और अफीरा उबैद, ईशा, सानिया, हिरा असलम, आयशा यूसुफ, नौमान जफर साहब। अच्छा जी, चलें जी, गुड। आई थिंक यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। सी यू टुमारो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।